आज का हमारा जो टॉपिक बन जाता है वो पंचायती राज सिस्टम पे हम बात करना चाहते हैं। और पंचायती राज जो सिस्टम है वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामीण विकास से ही हम भारत के विकास को या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की संकल्पना को लेकर के चले थे। पंचायती राज सिस्टम जो था वो एक ग्राम के विकास के लिए जिम्मेदार था। ठीक है। और एक ग्राम के अंतर्गत जो वहां की लोकल इकोनॉमी होती है, टर्मिनोलॉजी याद रखना, लोकल इकोनॉमी है, उस लोकल इकोनॉमी को इंप्रूव करने का काम इनको दिया गया था। लोकल इकोनॉमी के अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, आपका पशुपालन होता है, आपका वहां पर क्या होता है कि इरिगेशन सिस्टम होता है, या वहां की जो लोकल इकोनॉमी होती है, उन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का जो लक्ष्य था वो पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत लिया गया था। तो अगर इस अवधारणा के अंतर्गत अगर हमारे देश का विकास चाहते हैं या हम अपने देश में विकसित भारत की संकल्पना को अगर हम लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले हमको ग्रामीण विकास की अवधारणा को संकल्पित करना पड़ेगा और तभी हम देश के विकास की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिफिनीशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की जो डिफिनीशन है वो क्या कहती है, तो देखिए, पंचायती राज सिस्टम इज अ डिसेंट्रलाइज फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखिए, डिसेंट्रलाइज ये मॉडल था। डिसेंट्रलाइज मॉडल क्यों था? क्योंकि सेंट्रलाइज मॉडल अगर केंद्र सरकार कोई चीज यहां से परियोजना लॉन्च करती और वो सब जगह पे इंप्लीमेंट करती तो ये एक सेंट्रलाइज मॉडल था। लेकिन हमने क्या किया, पूरे भारत में हर गांव को विकास करने के लिए ग्राम पंचायत का एक माध्यम चुना और ये हमने माना कि अपने अपने ग्राम के विकास के लिए वहां की जो पंचायती राज सिस्टम है वो जिम्मेदार होगी। तो ये एक प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था और डिसेंट्रलाइज सिस्टम था इंडिया में, इस्टेब्लिश टू इंपावर, किसके लिए? इंपावर लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज को इंपावर्ड करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज को इंपावर्ड करने के लिए, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम लोकल इकोनॉमी को इंप्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से इनकी इनकम इंप्रूव होगी। अगर हम लोकल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे तो निश्चित रूप से इनकी इनकम होगी। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी इनकम होगी। तो अगर हम लोकल इकोनॉमी को इंप्रूव करते हैं तो लोकल इंपावरमेंट होगा और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज, किसके माध्यम से? क्योंकि पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत ग्राम प्रधान का चयन होता है और इंटरमीडिएट और ब्लॉक का बीडीओ का चयन, बीडीओ को हम लोग नियुक्त करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये 3 लेवल पर हमारी पंचायती राज सिस्टम काम करती है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, टू इंपावरिंग द लोकल कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम 3 सिस्टम का था, विलेज लेवल, आपका ब्लॉक लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यह काम करता था। नाउ द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, इकोनॉमी जो लोकल गवर्नेंस होती है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक तो होती है आपकी गवर्नेंस, जो आपने देखा होगा सेंट्रलाइज सिस्टम में चलती है गवर्नेंस ऊपर से लेकर नीचे। लेकिन एक रूल आपने देखा होगा कि ग्राम में एक रूल चलता है कि कूड़ा कहां फेंकना है, यहां पर फेंकना है। ठीक है, फसल अगर उग जाएगी तो जानवरों को ओपन नहीं छोड़ना है। ठीक है, गर्मियों के महीने में जब फसल कट जाएगी तो आप जानवरों को ओपन कर देंगे। कुछ तालाब होते हैं जिनमें जानवरों को आप नहीं, पानी तो पिला सकते हैं लेकिन उसमें नहाने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये लोकल गवर्नेंस होती है और ये लोकल गवर्नेंस क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकल गवर्नेंस प्लेज अ क्रुशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फॉरेस्टिंग ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। क्या होता है ये ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, यानी लोकल विलेज लोगों को ये इंगेज करते हैं ग्रास रूट पार्टिसिपेटेंट को इंप्रूव करते हैं, इंश्योरिंग इफिशियंटी रिसोर्स एलोकेशन। जो गांव में क्या होता है इफिशियंट रिसोर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके वितरण के माध्यम से, मान लीजिए गांव में क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड एक ही व्यक्ति के पास है, तो क्या हुआ कि वहां पर देखिए आपने देखा होगा सिस्टम कि वहां पर जमींदारी उन्मूलन सिस्टम चालू किया गया और उस रिसोर्स का एलोकेशन किया गया।
ठीक है, एंड प्रोमोटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और उस अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करके टॉलरेट द लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज, लोकल जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को और उनकी प्राथमिकताओं को पूरा किया गया। ठीक है, तो यानी जो हमारा लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस की प्रभाविता को इसके माध्यम से इंप्रूव किया गया, और जब लोकल गवर्नेंस की प्रभाविता बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो लोकल लोगों की नीड्स होती है उस नीड को हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अब आपने देखिए मनरेगा, मनरेगा क्या है, लोकल व्यक्तियों की नीड्स है, और इसको ग्रास रूट लेवल पे उन व्यक्तियों के लिए लागू किया गया जो बहुत वीक है, और इसमें इफिशिएंटी एलोकेशन, मतलब इसमें क्या हुआ कि पहले देखा गया कि पुरुष ज्यादा भर जाते हैं, मेल पर्सन ज्यादा है, फीमेल को जगह नहीं, तो इसमें रिजर्व कर दिया गया कि फीमेल पर्सन हो। दूसरा, एक परिवार के 10 लोग काम कर रहे थे, तो इसको रिसोर्स एलोकेशन क्या किया गया कि एक फैमिली से केवल एक मेंबर ही इसमें अनिवार्य रूप से रहेगा। तो इस प्रकार से उन चीजों का आवंटन बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंतर्गत संपादित किया गया, तो वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो गया। अगला है इवेल्युएशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये कैसे पंचायती राज सिस्टम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो इसको स्टेप बाय स्टेप तो हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड देखेंगे कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंशियंट टाइम, ये जो बहुत पुराने समय से था, एंशियंट टाइम से था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उस समय आपने देखा होगा कि सेल्फ गवर्नेंस था, राजा साहब थे, रहते थे, अपने राज्य को चलाने के लिए रूल्स बनाते थे, और उनकी इकोनॉमी जो थी, उनका राज्य था, वो बहुत ज्यादा बूम कर जाता था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता था, और जो राजा अच्छे से नहीं चला पाता था उसका राज्य में क्या होती थी, क्राइसिस आ जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाते थे, अपने रूल्स खुद बनाते थे और उसके अनुसार चलाते थे, ताकि लोकल लोगों की जीविका या उनको इंपावर्ड किया जा सके। दैट यही हमारे इंटरनल टू इंडियन सोसाइटी में इसे इंप्लीमेंट किया गया। वेरियस कमेटीज एंड कमीशन एम्फेसाइज द नीड्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। कई कमेटियों की रिपोर्ट जब देखी गई तो कई कमेटियों की रिपोर्ट ये कहती है कि हमें जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन में लागू करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब होता है कि एक ही सिस्टम हो जो पूरे देश में चले। नो नो नो, नीड्स ऑफ द लोकल पीपुल डिपेंड अपॉन, तो कौन फुलफिल कर पाएगा, लोकल गवर्नेंस पूरा कर पाएगी। तो लोकल गवर्नेंस को इंपावर्ड करने के लिए ये बात की गई थ्रू द इंडियन हिस्ट्री। तो जो हमारा प्राचीन काल था वहां पर हरदम देखा गया कि हमको लोकल सेल्फ गवर्नेंस के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और लोकल पर्सन इंपावर्ड होते हैं, तो वहां पर इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया। तो पंचायती राज सिस्टम हमने देखा कि बहुत इफेक्टिव इंप्लीमेंट था एंशियंट हमारे हिस्ट्री में। तो जब एंशियंट हिस्ट्री में जब इफेक्टिव इंप्लीमेंट था, जो लोकल लोगों को इंपावर्ड कर रहा था, किसी अर्थव्यवस्था को डिटरमाइन कर रहा था, तो इसलिए ये देखा गया कि ये सिस्टम वास्तव में लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। और इंडिया, भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। आगे हम बात करते हैं कि देखिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पहले ये जो पंचायती राज सिस्टम था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संवैधानिक आपका वो था वो नहीं प्राप्त था। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73वें अमेंडमेंट में जो कब हुआ था, 1992 में हुआ था 73वां अमेंडमेंट, और इसमें पंचायती राज सिस्टम जिसे PRIs के नाम से जाना जाता है, इस संशोधन में से लाया गया। इट मैंडेटेड टू एस्टेब्लिश द 3 टायर सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें ग्रामीण लेवल पर, ठीक है, आपका क्या कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी जिसको हम लोग ब्लॉक लेवल कहते हैं, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे सिस्टम को डेवलप किया गया। ठीक है, दिस अमेंडमेंट एम टू स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट लेवल ऑफ द प्रोमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट था, ये जो संवैधानिक सुधार था, इस संवैधानिक सुधार ने जो हमारी लोकतंत्र थी
उसको बहुत बल प्रदान किया, हमारे लोकतंत्र को बहुत ज्यादा बल प्रदान किया। किस प्रकार से? एट द ग्रास रूट लेवल। क्या होता है? जमीनी स्तर से। तो पंचायती राज सिस्टम जब हमारे देश में लगा, तो पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे ग्राम के लोग थे वो बहुत इंपावर्ड हुए, वो बहुत सशक्त हुए, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा लोकतंत्र बहुत तेजी से सशक्त हुआ। तो ये अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हमारे पास बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। अगर मैं पंचायती राज सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है पंचायती राज सिस्टम का, तो ये मैंने अभी बताया था कि ये जो 73वां अमेंडमेंट था, 73वें अमेंडमेंट के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत इसमें 3 स्तरीय जो होते संरचना उसको स्वीकार किया गया था। और जो प्रथम स्तरीय संरचना थी वो आपकी थी ग्राम पंचायत। पहली संरचना क्या थी? त्रिस्तरीय जो आपका टायर था, पहली थी ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या थी? बेसिक यूनिट ऑफ द विलेज लेवल। और ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे प्रधान की नियुक्ति होती है, और प्रधान की जिम्मेदारी क्या होती है? ग्रामीण विकास के लिए योजना तथा परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना, ताकि व्यक्तियों, लोगों, पशु पक्षियों एवं उस ग्रामीण विकास को निर्धारित किया जाए। तो ये बेसिक यूनिट थी, यानी सबसे न्यूनतम यूनिट थी कि ग्रामीण विकास के लिए ग्राम प्रधान की नियुक्ति किया जाता था, और ग्राम प्रधान क्या था? ग्रामीण विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा हमारे पास था पंचायत समिति। तो दूसरी हमारे थी पंचायत समिति, और पंचायत समिति इसे हम ब्लॉक लेवल पे कहते हैं या तालुका लेवल पे कहते हैं। तो तालुका लेवल पे इसको कहते हैं कि इलेक्टेड किया जाता था। तो पंचायत समिति, और इस समिति का निर्माण जो होता था वो ब्लॉक लेवल पे कहते हैं ना। आपके गांव में होगा ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्लॉक प्रमुख कौन है? तो ये ब्लॉक प्रमुख जो था वो क्या करते थे? कई ग्रामीण गांव को मिलाकर के ब्लॉक लेवल पर इसका चयन किया जाता था, जिसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो ग्रामीण विकास की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम प्रधान जी के पास थी, और ग्राम प्रधान जी एक ग्राम के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और पूरे ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख नीतियों का निर्माण करते थे। और वहीं पर आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी थी जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष का आपने नाम सुना होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी थी। तो इस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत 3 टायर सिस्टम को डेवलप किया गया, ताकि ग्रामीण विकास को स्ट्रेंथन, यानी उसको ताकत प्रदान किया जाए। तो पहला काम था कि वो जो आपकी योजनाएं थी, ग्राम प्रधान योजनाएं नहीं बनाता बल्कि योजनाएं बन करके आती थी, इसको प्रभावी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता था। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता था, और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बाद फिर अगली स्ट्रेटजी पे काम की जाती थी। पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो इंटरमीडिएट लेवल होता है या जिला परिषद लेवल होता है, ये आपको क्या होता है? परियोजनाओं को लाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, ताकि ग्रामीण विकास को निर्धारित किया जा सके। अब आपके पास आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच टायर। देखो, 3 टायर मैंने आपको पढ़ाया, ग्राम पंचायत, मैंने पंचायत समिति, और मैंने आपको जिला परिषद। 3 प्रकार के टायर मैंने आपको समझाया, और तीनों प्रकार के टायर का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए वो देखते हैं। तो पहला आपका है जो ग्राम पंचायत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस। जो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले प्रशासन है उसके लिए नियम बनाना, एंड गवर्नेंस, और उसको क्या कहता? सुशासन, यानी अच्छी शासन व्यवस्था को प्रदान करना। आप देखे होंगे गांव में एक प्रकार का टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स, कोई बता सकता है? गांव में लोकल गवर्नेंस द्वारा एक प्रकार का टैक्स लगाया भी जा सकता है। दैट डिसीजन टेकन बाय द ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान उस टैक्स को क्या करता है? इंप्लीमेंट कर सकता। कोई बता सकता है व्हाट इज, वो कौन सा टैक्स होता है जो ग्राम प्रधान द्वारा बनाया जा सकता है या लोकल गवर्नेंस द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, जो अल्पकालिक होता है, लगाया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। वॉइस से बोलिए, क्योंकि टेक्स्ट मैं नहीं देख सकता हूं। आई एम अनेबल। आप टेक्स्ट नहीं, आप मुझे बोल के बताइए। ग्राम या लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम अपने ग्राम के रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक, गांव के रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट बढ़ाने के लिए, हम गवर्नेंस को संचालित करने के लिए कौन सा टैक्स लगाते हैं? बोलो। अरे आप लोग गांव से नहीं हो क्या?
कोई गांव से नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑपरेट करने का, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम प्रधान के पास है। और इस प्रकार के ग्राम प्रधान क्या कर लगाते हैं, कौन सा टैक्स, चुंगी टैक्स लगाते हैं। चुंगी टैक्स लोकल लेवल पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा मेला जब लगता है तो मेला लगता है तो उनको दुकान लगाने के लिए एक पर्ची काटी जाती है, ठीक है। उसके बाद उस पर्ची में उनको कुछ पेमेंट करना होता है 10, 20, 50 का, ठीक है, 10, 20, 50 का जिनका होता है। तो दिस टैक्स इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाई लोकल गवर्नेंस टू ऑपरेट द लोकल इकोनॉमी। जो लोकल अर्थव्यवस्था, जो उनकी गांव की अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, टेम्परेरी टैक्स, जो उस अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गांव में फेरी वाला आता है, उनको एक पर्ची काटी जाती है। फेरी वाला जब गांव में एंट्री करता है तो गांव में एंट्री करने से पहले वो ग्राम प्रधान से परमिशन लेता है, ठीक है। और ग्राम प्रधान उनको परमिशन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उस गांव में अपने दुकान को या फेरी लगाने के लिए एक टैक्स भी पेमेंट करने के लिए कह सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि वो कह भी सकते हैं, और वो टैक्स उनके द्वारा पेड किया जाता है। तो ये एक प्रकार का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस होता है, जो अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है लोकल लेवल पर। दूसरा, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पर आपने देखा होगा सामाजिक कल्याण की योजनाएं संचालित की जाती है। सामाजिक कल्याण, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पर बीमार बच्चे बहुत है गांव में, ठीक है, बीमार बच्चे या कोई बीमारी आ गई है, जानवरों में कोई बीमारी आई है, तो ग्राम प्रधान जी क्या करते हैं, डॉक्टर्स का कैंप लगवाते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स का कैंप लगवाते हैं। अगर आपने देखा होगा डेंगू का बुखार ज्यादा है तो वहां पर क्या करते हैं, दवा का छिड़काव करवाते हैं। अगर देखते हैं कि वाटर क्राइसिस गांव में ज्यादा है तो तालाब में पानी भरवाते हैं ताकि जानवर पी सकें। अगर वो देखते हैं कि गांव में नलकूप खराब है तो नलकूप को मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक कल्याण और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इनके द्वारा संपादित किया जाता, किस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। अब ये नहीं कह दोगे कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तो आरओ लगवा दो, नो 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 नो, ठीक है। बेसिक आपका ग्रास रूट लेवल पे उस सोल्यूशन को लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक काम करते हैं, हम शहर नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी व्यवस्था कर दो, तो ग्राम प्रधान जी सड़क ना बनवा के आपको हेलीकॉप्टर देते हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है। ग्रास रूट लेवल पर वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को संपादित करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। अगला है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड द सरपंच, जो गांव का जो सरपंच होता है या प्रधान जी होते हैं, विलेज हेड एंड द वार्ड मेंबर, इनके माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इन एक्टिविटीज को संपादित किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पंचायती राज सिस्टम का सबसे जो बेसिक है, जो मूल है, वो ग्राम पंचायत सिस्टम होती है, जिसका प्रधान आपका हेड होता है और जिसकी जिम्मेदारी होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस को संचालित करना, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण एवं डेवलपमेंट की एक्टिविटी को ग्रास रूट लेवल पर संचालित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा हमारे पास होता है पंचायत समिति। आपने नाम सुना होगा पंचायत समिति, और पंचायत समिति का काम होता है कोऑर्डिनेट बिटवीन ग्राम पंचायत विद द जुडिक्शन, ठीक है, जुडिक्शन के मध्य और ग्राम पंचायत के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। दूसरा, डेवलपमेंटल प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन एट द ब्लॉक लेवल, जो आपका ब्लॉक लेवल पर जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, जो उनके अर्थव्यवस्था के लिए, उनके लोकल इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट प्लानिंग है, और जो उनके संसाधनों का वितरण, जैसे आपका सोलर ऊर्जा आई है, नलकूप आए हैं, तो किस गांव में कितने नलकूप दिए जाए, किस गांव में कितना सोलर ऊर्जा प्रदान किए जाए। तो डेवलपमेंट प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन बाय द ब्लॉक लेवल। आपने देखा होगा सोलर ऊर्जा स्कीम आई और गांव में हमको सोलर ऊर्जा लगानी है, तो वो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे आती है, फिर ब्लॉक लेवल से हर गांव के लिए, जैसे गांव में पॉपुलेशन कितनी है, रोड्स कितनी है, ठीक है, स्कूल्स कितने हैं, ग्राम आपका हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेस कितने हैं, मेले कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पर इनकी आवश्यकता है, तो उस हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, ताकि हैंडपंप, नलकूप आपने देखा होगा इसी बेस पे आते हैं, इसी बेस पे सोलर ऊर्जा वाली आपकी वो जो आती है, इन सब बेस पर इनको इंप्लीमेंट किया जाता है,
ठीक है, तभी क्या होता है हम इफेक्टिव इसको इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं और तभी ये संचालित हो पाती है। तो ये ब्लॉक लेवल पर इन योजनाओं को सोचा जाता है, तो इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ऐसे नहीं होता कि क्या तो जुगाड़ लगाओ या डिस्ट्रीब्यूशन करो या प्रधान जी कह दें उतना भेज देंगे, नो नो नो। इसके लिए क्या होता है कि डेवलपमेंट प्लानिंग पूरी बनाई जाती है कि हमारे ब्लॉक के अंतर्गत कितने गाँव आते हैं और उन गाँव में कितनी पॉपुलेशन रहती है, उन पॉपुलेशन में बेसिक नीड किसको है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर बैठ करके डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद रिसोर्स एलोकेशन होता है, जो उस गांव के लिए आई है उन चीजों को बंटवारा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर एक दिन गांव में आता है, दूसरे दिन दूसरे गांव में ड्यूटी लगती है, तीसरे दिन तीसरे गांव में ड्यूटी लगती है, तो ये भी रिसोर्स एलोकेशन के पार्ट आते हैं। इलेक्टेड मेंबर इंक्लूडेड चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, इसके अंतर्गत जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा आपका आता है जिला परिषद। तो जिला जो परिषद होता है, जिला परिषद सुपरविजन ऑफ द पंचायत समिति विथ द डिस्ट्रिक्ट। ये सुपरविजन करती है पंचायत समिति का, यानी जो ब्लॉक लेवल वाली समिति होती है इसको देखती है, ऑब्जर्व करती है कि ये कैसे काम कर रही है और इसका जो काम करने का तरीका वो इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, इस विषय पर ये डिस्कशन करती है। तो सुपरविजन ऑफ द पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जितने जिला पंचायत समितियां होती हैं उन पंचायत समितियों को ये सुपरविजन करती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग का काम करती है कि ये जिला स्तर पर सारे कहते पंचायत समितियों को कितना रिसोर्स एलोकेशन करना, उसका एक प्रपोजल बनाती है कि इस ब्लॉक में हमको कितने हैंडपंप भेजने, इस ब्लॉक में हमको कितने क्या कहते हैं सोलर ऊर्जा भेजना है, इस ब्लॉक में हमको कितने डॉक्टर्स लगाने, इस ब्लॉक में हमको कितने आंगनबाड़ी में ये, तो ये सारी चीजें क्या होती है ब्लॉक लेवल पर सोची जाती हैं। अगला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इसका भी चाहिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं, ये तीन प्रकार का जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम होता है, ये तीन स्ट्रक्चर से हम रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास की परियोजनाओं को आधारभूत या बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। अगला पंचायती राज सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनहेंसिंग पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब देखते हैं कि कैसे जो आर्थिक विकास में वो भागीदारी को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और उनको क्या होता है इसमें इंक्लूसिव करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है आर्थिक विकास में प्रतिभागिता या सहभागिता को इंप्रूव करना। तो ये हम देखते हैं, तो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, प्रमोट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो हरदम आर्थिक विकास में जो लोकल आपके पास समुदाय होते हैं, जो क्षेत्रीय समुदाय होते हैं, उनको आर्थिक विकास के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मेला लगता तो लोकल लोगों से कहा जाता कि आप अपने अपने दुकान को लगाइए। ठीक है, अगर उसका मेला लगता है, जानवरों को मेला लगता है, तो वहां पर लोगों को बुलाया जाता है कि आप अपने जानवरों को सेल्स कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। कई प्रकार के इंटरेस्ट के लिए ऐसा काम किया जाता है। तीसरा इफिशिएंस रिसोर्स एलोकेशन। पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत रिसोर्स एलोकेशन आपने देखा होगा कि एक ही जिले में अगर कोई चीज आती तो पूरे जिले के गांवों में कैसे हम रिसोर्स को एलोकेशन करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होती है इसके अंतर्गत जो हमारे पास रिसोर्स आते हैं उनको लोकल प्रायोरिटीज, कहां पर किसकी प्रमुखता है, आवश्यकता किसकी है, किस गांव में ज्यादा जरूरत है। कभी कुछ गांव में चले जाइए तो वहां क्या होता है कि बहुत कम कुएं होते हैं, बहुत कम तालाब होते हैं, तो वहां पर बड़ी आवश्यकता। किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है प्रॉपर, तो वहां पर सोलर ऊर्जा की बड़ी आवश्यकता। कहीं पर सिंचाई के संसाधन, नहर नहीं पहुंचती है, तो वहां पर हमको ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से रिसोर्स एलोकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात की जाती है और टारगेटेड डेवलपमेंट। इस प्रकार किस गांव में कितने रिसोर्स की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है और किससे संबंधित संसाधन की आवश्यकता होती है और कितना वितरण किया जाए, इन कई मुद्दों पर पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत डिसीजन लिया जाता है जो ये आर्थिक विकास को बहुत तेजी से प्रमोट करता है। अगला हमारे पास है
ग्रास रूट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपने देखा होगा कि पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी प्लानिंग होती है वो ग्रास रूट लेवल पर होती है, जमीनी स्तर पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। अच्छा ये तालाब है, इस तालाब में अगर पानी खत्म हो गया तो हमारे जानवर पिएंगे क्या? ग्राम प्रधान जी, अगर इस तालाब में पानी क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि इसकी गहराई कम है। ठीक है, गहराई कम है इसलिए बरसात का पानी कम भरता है, कम भरता है तो इसलिए साल में सूख जाता है। अगर ये सूख जाता है तो हमारे जानवर प्यासे रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत इसकी गहराई बढ़ा देते हैं, गर्मियों में गहराई बढ़ा देते हैं तो इसमें अब पूरे साल पानी रुकता है। अब इससे जानवर होते हैं। तो ये लोकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर सारी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि हम लोकल नीड्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हम लोकल नीड्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। लोकल जो लोग होते हैं वो ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। कैन टॉलरेट टेलर डेवलपमेंट प्लान्स, और वो बहुत ज़्यादा जो आर्थिक विकास की सहभागिता उसमें बहुत तेजी से पार्टिसिपेट करते हैं। शूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार कार्य करते हैं। देयर कम्युनिटीज, उस समुदाय के लिए, रिजल्टिंग इन द मोर रिलेवेंट एंड इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट। इस प्रकार एक ग्रामीण विकास में हम जिन आवश्यकताओं को समझते हैं, जिन आवश्यकताओं की वास्तव में फुलफिल करने की नीड्स होती है, उनको प्रेफरेंस पहले देते हैं, तो निश्चित रूप से उस ग्राम का विकास बहुत तेजी से होता है और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत अगर मैं आपसे कह दूं कि दिल्ली से बैठ करके किसी ग्रामीण विकास की अवधारणा पर आप बात करिए तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द माई फर्स्ट नीड एंड व्हाट इज द माई बेसिक नीड। मेरी पहली आवश्यकता क्या है कि ग्राम में पानी नहीं है। दूसरी पहली आवश्यकता किसी गांव में हो सकता है डेंगू का प्रकोप हो। पहली आवश्यकता मेरी अर्थव्यवस्था में हो सकती है रोड ना हो। तो हर गांव की अलग अलग फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है। मैं पहला वर्ड यूज कर रहा हूं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। जब फर्स्ट इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है तो इस फर्स्ट इंपॉर्टेंस का इंपैक्ट भी अलग अलग पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ग्रास रूट लेवल पर इनको काम किया जाता है और ग्रास रूट लेवल पे काम करने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के हम रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगला हमारे पास होता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर हमारे पास ग्रामीण विकास की इन योजनाओं को हम अच्छे से चालू कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लागू कर देते हैं, तो सिस्टम फॉरकास्टिंग अकाउंटेबिलिटी एमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज दे आर डायरेक्टली एंसरेबल। यहां पर क्या होता है कि जो ग्रामीण विकास में प्रधान जी हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनके क्या होता है सिस्टम फॉरकास्टिंग द अकाउंटेबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी को यहां पर फिक्स किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है एज दे आर डायरेक्टली आंसर, और उनसे डायरेक्ट जवाब मांगा जाता है कि जब बताइए ग्राम में, गांव में पानी की क्राइसिस है तो आप रोड क्यों डेवलप कर रहे हो, पहले पानी की वाटर क्राइसिस को तो आप करो फुलफिल। तो इस प्रकार से ग्राम प्रधान के माध्यम से, ब्लॉक प्रमुख माध्यम से जो योजनाओं को संचालित किया जाता है वो लोकल पीपुल लोकल गवर्नेंस पे ब्लेम कर सकते हैं, डायरेक्ट उंगली उठा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। ट्रांसपेरेंट डिसीजन, तो वहां पर वो ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेता कि नहीं देखो यार लोग बोलेंगे। ठीक है, मान लो किसी क्षेत्र में अंधेरा बहुत है और वो सारी सोलर ऊर्जा गांव के एक ही व्यक्ति को दे दे, तो निश्चित रूप से होता कि डिसीजन मेकिंग में या ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लोग पूछेंगे नहीं कि प्रधान जी अंधेरा तो हमारे साइड रहता और आपने सारी सोलर ऊर्जा क्या किया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिनके पास इन्वर्टर का कनेक्शन भी है। ठीक है, तो इनहेंस द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नेंस मशीन। तो इस प्रकार से अगर हम लोकल यानी पंचायती राज सिस्टम को अगर हम लागू करते हैं तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे हमारे जो रिसोर्स एलोकेशन होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करती है। अगला हमारा केस स्टडीज। देखो एक केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि सक्सेसफुल इनिशिएटिव, एक गांव की मैं कहानी बता रहा हूं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत अचीव किया गया, इस चीज की एक केस स्टडी है। ये आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखिए। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट।
वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा कि हमारे गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले सिंचाई के लिए या जानवरों को पानी पीने के लिए, ठीक है, या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आपका इसके लिए जानवरों के पानी पीने के लिए, या ग्राउंड वाटर टेबल हमारा कंटिन्यू डिक्लाइन हो गया, तो इसलिए गांव वालों ने मिलकर के वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चालू किया। और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया कि इन्होंने पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत इस वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को चालू किया, और जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने का इन्होंने टारगेट रखा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वाटर इंप्रूव करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सारे किसानों ने मिलकर के बड़े बड़े तालाब खोदे और उन तालाबों में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चालू किए। वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और उन तालाबों में पानी भरा गया। अब पानी भरने से क्या हुआ कि इन तालाबों में पानी फिल हो गया, परिणाम स्वरूप जो पड़ोस का कुआं था इसका वाटर लेवल रिचार्ज हो गया, फिर से कुएं में पानी आने लगा। दूसरा परिणाम क्या हुआ कि इससे जानवरों को क्या हुआ, प्यासे नहीं रहते थे इसमें। तीसरा, इसमें मछली पालन भी होने लगा। तो इस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर और हमारे पास क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी और फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हो गई। तो देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लागू करने से हमारे पास एक सक्सेस कंडीशन क्या हो गई कि अगर गांव के लोग मिलकर के कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसका इंपैक्ट केवल एक व्यक्ति को नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समुदाय को उसका इंपैक्ट पड़ता है। अगला है माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक स्टडी ये आई कि माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि छोटी छोटी बचतों के माध्यम से बिजनेस करना और डे बाय डे उस एक्टिविटी के द्वारा पैसे को पूरा कर देना। जैसे मंडी में आपने देखा होगा अमरूद आते हैं, क्या, हाँ, मंडी में अमरूद आते हैं। मंडी में अमरूद आए, आपका ये बमरौली साइड एक मंडी लगती, क्या बोलते, कौन सी मंडी में भूल गया। तो यहां पर अमरूद आते हैं, ये थोक में बिकते हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत किसी साहूकार से कहा कि मुझे 1,000 रुपए साहब दे दो। साहूकार ने कहा कि मैं वापस शाम को 1100 रुपए आपसे लूंगा, यानी 10% ब्याज है, ठीक है, 10% हो सकता है, वो हो सकता है आपसे कहते कि 1200 रुपए लूंगा, हो सकता है वो कहते हैं कि मैं 1500 शाम को लूंगा। तो ये एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है जो बिजनेसमैन द्वारा लिया जाता है, डे बाय डे लिया जाता है, ठीक है। अब वो थोक मंडी में गया, अमरूद लिया, क्या लिया, अमरूद लिया। अमरूद कितना लिया, 50 केजी, 100 केजी लिया, जो भी होगा 200 केजी लिया, और उसको बाजार में या ठेले में लगा करके बेचने लगा। बेचने के परिणाम स्वरूप अब इसने क्या किया, 1000 का अमरूद लिया और पूरे दिन इसने बेचा अमरूद। अमरूद बेचने के बाद इसको अर्न हुए 2000 रुपये। कितना हुए, 2000 रुपए। 2000 में इसने साहूकार को 1200 रुपए शाम को लौटा दिए। 1200 रुपए शाम को लौटाए और 800 रुपए इसकी अर्निंग हो गई। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी एक केस स्टडी मिली कि माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे छोटे वहां पर लोग मिलकर के, देखो अब कुछ लोगों के पास बहुत पैसे नहीं होते, 1000 रुपए ले लो शाम को दे देना, ठीक है, 2000 ले लो शाम को दे देना। इस प्रकार के माइक्रो फाइनेंस ने उन अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट किया, उनको एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट किया, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या होता है कि लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत ग्रास रूट लेवल पर प्रमोशन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को प्रमोट करिए जो छोटा छोटा लोन प्रोवाइड कर सके। एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना होता है उन गांवों में। इंपावर्ड वुमेन, जिसमें औरतें क्या होता है, कुछ औरतें क्या करती हैं, कुछ पैसे लिया माइक्रो एसएचजी से, उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, सूखी धनिया लिया और उसको पीसा सिलबट में पैक करके शाम को बेच दिया, ठीक है। अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे दी। इसी प्रकार किसी औरत ने क्या किया, सिलाई मशीन लिया, सिलाई मशीन से उसने कपड़े सिल दिए, किसी ने अचार बना लिए। तो इस प्रकार जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, जो सबसे छोटी कम्युनिटी होती है, इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को इकोनॉमिकली लीडिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन के अंतर्गत बहुत काम की, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी थी कि अगर ग्राम पंचायत सिस्टम इन चीजों को प्रमोट करती है तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उस अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करती हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेट करती हैं। ये एक प्रकार की अच्छी स्टडीज हुई। अगला है इंपैक्ट ऑफ रूरल लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आपने देखा होगा मनरेगा जैसे प्रोग्राम चालू किए गए। ये मनरेगा जैसे प्रोग्रामों ने क्या किया, पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। आपने देखा होगा इससे रोजगार मिला, किसको, लोकल पर्सन को। दूसरा,
इसने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। क्यों? तालाब खुद गए, क्यों रोड बन गई, क्यों मेड़ बंद गई, क्यों जंगलों में पेड़ लग गए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि पहला टारगेट एम्प्लॉयबिलिटी, दूसरा टारगेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, तीसरा इसने टारगेट क्या किया कि माइग्रेशन को रोका। जो लोग क्या थे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे थे वो अब यहीं पर रुक गए। ठीक है, चौथा चीज क्या था, जेंडर इंपावर्ड कर दिया इसमें, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों दोनों को रोजगार मिला, इसलिए अब दोनों और कहते हैं महिला और पुरुष दोनों खुश थे। तो इस प्रकार से इस तरह के अगर प्रोग्राम हम किसी गांव में चालू करते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत, तो ये प्रोग्राम निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को, लोकल इकोनॉमी को इंप्रूव करने में बहुत महती भूमिका निभाते हैं, और इन्होंने महती भूमिका निभाया भी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, ग्रामीण विकास के लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, छोटे छोटे फंड होते हैं, पीआरआईज होते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूट है इनिशिएटिव तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे रोड बनने का काम, स्कूल बनने का काम, हेल्थ फैसिलिटी को, ठीक है, आपने पीएससी सीएससी के नाम से होगा, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल एरियाज, बूस्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ग्राम पंचायत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो उस टारगेट को अचीव करने में मदद भी करती है, आपने देखा होगा। नाउ द नेक्स्ट है डिफिनीशन एंड रूल। पंचायती राज समिति इज द इंटरमीडिएटरी लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग द ब्लॉक एंड तालुका लेवल। तो पंचायती राज जो समिति होती है एंड इंटरमीडिएटरी जो लोकल गवर्नेंस होती है आपका ब्लॉक और तालुका लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, इसके माध्यम से हमारी चीजों को इंप्लीमेंट करती है। इट इज द मेन रोल फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेट बिटवीन ग्राम पंचायत एंड अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट प्लानिंग रिसोर्स इफिशिएंसी। तो जो हमारी तालुका होती है उस तालुका का रोल ये होता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसोर्स होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिसोर्सेज को ग्राम पंचायत लेवल पर लाएं और उन ग्रामीण विकास के लिए उसको इंप्लीमेंट करें। आपके पास होता फंक्शन, ये क्या होता है, जो आपका तालुका होता है ये ग्राम पंचायत और इनकी नीड्स को, ठीक है, इनकी क्या होता है नीड्स को मेजरमेंट करता है और उसके हिसाब से जो एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज या एलोकेशन को करते हैं। दूसरा डेवलपमेंट प्लानिंग, गांव के लिए फॉर्मुलेटिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन द ब्लॉक एरिया। उस ब्लॉक एरिया में जो आपका ये तालुका होता है, ये तालुका क्या करता है, जिले से पहले संसाधन को लाता, ग्राम पंचायत तक पहुंचाता। दूसरा तालुका आपका ब्लॉक लेवल पर उन चीजों को डेवलप करता है जिनकी आवश्यकता होती है, इन पर प्लानिंग करता है जिनकी आवश्यकता होती है, और इसको ब्लॉक लेवल पर इन एलोकेशंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला है चैलेंजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अब देखिए हमारे ग्राम पंचायत सिस्टम में एक बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ एडुकेटेड ट्रेनिंग। हमारे ग्राम के लोग जो ग्राम पंचायत सिस्टम में इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, ना तो इनके पास स्किल डेवलपमेंट होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियली हिंडर्स देयर एबिलिटी टू इफेक्टिव मैनेज द लोकल गवर्नेंस अफेयर, जो लोकल गवर्नेंस को तेजी से अफेयर कर सके। दूसरा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनके पास फाइनेंशियल जो पैसे खर्च करने की ऑटोनॉमी नहीं होती है, तो ये इनके पास एक चैलेंज है। जो अगर भाई हमारे ग्राम प्रधान को इतना पावर मिल जाए कि अपने हिसाब से डिसीजन ले सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बेनिफिट। तीसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्या होता है ग्राम प्रधान को अपने देखो कि कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, नहीं मेरी तरफ लाओ, नहीं मेरी तरफ ले आओ, मतलब वहां पर नीड्स को नहीं देखता, वो देखता है कि वोट बैंक कहाँ, या वो देखता है कि हमारे पर्सन कहाँ, वो देखता है कि पावर कहाँ, प्रेशर कहाँ, इन सब चीजों को। दूसरा जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, इसी एक चैलेंज होता है कि हम जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल इंक्लूजन को भी इसके अंतर्गत मेजरमेंट नहीं कर पाते और उनके लिए हम प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। अब पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियली ऑटोनॉमी दीजिए गांव को। गांव में कोई अगर चाहते हो तो ग्राम प्रधान के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया हो, ब्लॉक या तालुका के माध्यम से हो, तो सबसे पहले आप उसको ऑटोनॉमी दीजिए, कुछ पैसे तो वो खर्च करते हैं अपने डिसीजन से। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। ठीक है, कई जगह तो मैंने देखा पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। व्हाट इज द कंप्यूटर, व्हाट इज द जावा, उन चीजों को इंपॉर्टेंस को आप बताइए।
ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंप्लीमेंट कर सके, रूरल डेवलपमेंट के लिए हम वाटर ड्रिंकिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, सोलर एनर्जी, सब पर बात करें और इनको अगर हम ट्रेनिंग दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो सके। तीसरा, इनहेंसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, गांव में पर्दा प्रथा को हमको समाप्त करना होगा और वुमेन पार्टिसिपेशन को आगे लाना होगा, तभी हमको क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट को हम और अधिक मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, मिटिगेटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं इनको समाप्त करना होगा, तभी हम करेंगे। तो इस प्रकार से सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। केरला का क्या कहते हैं, कुटुम्बश्री प्रोग्राम है, केरला में कुटुम्बश्री प्रोग्राम एक गांव ने चालू किया। कुटुम्बश्री प्रोग्राम इन केरला इंडियन मोबिलाइज वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प। वहां के जो गांव वाले थे उन्होंने वुमेन से कहा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए और ग्रॉस रूट और इंपावरिंग इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड लीड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट द लाइवलीहुड एंड कम। तो उन्होंने गांव पे जो केरला की गांव के लोग औरतें थी, ये मिल मिल करके 10-10 औरतों का एक ग्रुप बनाई और ये एक दूसरे को सपोर्ट की, और सपोर्ट करने के बाद आज सारी औरतें बहुत अच्छे से अर्निंग कर रही हैं और इकोनॉमिक उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरतें बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम से पूरा हो रहे हैं। दूसरा, गुजरात में ज्योति ग्राम योजना चल रही है। एक गांव ने क्या किया, ज्योति ग्राम योजना चल रही और इसने क्या किया कि गांव में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पावर सप्लाई मैनेजमेंट थ्रू द डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड पंचायत लेवल पर इसने क्या किया, बिजली सप्लाई करने की बात की एंड इट रिजल्टेड इनहेंसिंग द एग्रीकल्चर, जिससे क्या परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब बिजली सब घरों में चली गई, सारे खेतों तक पहुंच गए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और लोगों की जीवन की शैली भी बदल गई। तो इसने क्या किया, ज्योति ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत जहां तक गांव में नहीं थे लट्ठे गड़वाए, वहां पे बिजली के कनेक्शंस पहुंचाए, सबको कनेक्शंस लेने के लिए प्रेरित किया और जब ये बिजली पहुंच गई तो लोगों ने बहुत स्वागत किया और उन चीज़ों से क्या हुआ, ग्राम विकास में तेजी से। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ लोकल डेवलपमेंट गवर्नेंस। ये लोकल डेवलपमेंट गवर्नेंस, तो अगर हम लोकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 टायर सिस्टम हैज बीन लेड टू इंप्रूव द सर्विस ऑफ डिलीवरी। तो ये त्रिस्तरीय होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हैं, किसके द्वारा, अच्छी रोड बनवा करके, ठीक है, सिटी लोकल गवर्नेंस को हम क्या करते हैं, प्रोसेस कर करके, अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो हमारे पास क्या होता है सतत धारणी विकास है, इसको लागू करके हम आर्थिक विकास को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में पंचायत राज सिस्टम लागू हुआ, ये पंचायत राज सिस्टम निश्चित रूप से आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और इसने आर्थिक विकास को बहुत तेज कर दिया और लोगों को बहुत इंपावर्ड किया। इस प्रकार से अगर हम पंचायती राज सिस्टम को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसमें ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करना होगा। तो ये था मेरी साइड से।